नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हम रविवार को लाते हैं एक किसी भी कवि को या लेखक को और उसके जीवन के बारे में सभी जानकारी आपको मैं देती हूँ। उसके बाद उससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करते हैं ताकि कोई भी एग्जाम हो, हमारी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, उसको हम आसानी से इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको ठीक कर सके। यह हमारा मकसद है इसके पीछे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे सुमित्रानंदन पंत जी की। और आप सभी जानते हो कि सुमित्रानंदन पंत जी के साथ ही छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ है वो खत्म हो जाएंगे, मतलब हम चारों पे चर्चा कर चुके होंगे अब तक। उसके बाद आपका काम रहता है, आप मुझे कमेंट करके बताओगे आपके प्रिय कवि का नाम। देखिए, किसी का भी ना, ऐसा नहीं है कि कवि का ही नाम बताना है, लेखक का, लेखिका का, कवित्री का, कवि का, किसी का भी जो आपको अच्छा लगता है, हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ है, आप उसका नाम मुझे बताना। मैं उससे जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने लेके आऊँगी और एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, किस तरीके के पूछे जाएंगे, वो भी आपके सामने लेके आऊँगी। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को मालूम है कि आज चर्चा कर रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी पे। तो ये है छायावाद के विष्णु। ठीक है दोस्तों, देखिए, इससे पहले हम छायावाद के ब्रह्मा, छायावाद के महेश और छायावाद की शक्ति यानी कि दुर्गा के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं छायावाद के विष्णु के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इनका जो जन्म काल है वो है 1900 ईस्वी और जो पूरी तारीख है वो इस तरह से है। देखिए, 20 मई 1900। ठीक है दोस्तों, अब 20 मई आप सभी को मालूम है कि आने वाली है, तो इनका जन्म दिवस आने वाला है, मतलब कि इनका हैप्पी बर्थडे आने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इनका जन्म कहाँ पे हुआ वो देख लीजिए आप। ग्राम कौसानी में हुआ, जिला अल्मोड़ा है और राज्य कौन सा है, उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मृत्यु काल इनका देख लेते हैं। 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई 28 दिसंबर 1977 को। देखिए दोस्तों, 77 साल तक ये मतलब रहे यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे मालूम हो गया। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई, प्रयाग में। ठीक है, प्रयाग कहाँ पे आप सभी जानते हो, उत्तर प्रदेश में है। इनका बचपन का नाम कहे या फिर इनका मूल नाम कहे वो है गोसाईदत्त। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार नॉर्मल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, किसी भी एग्जाम में मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन मिल जाता है, इनके बचपन का नाम क्या है। या फिर पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे कवि है जिनका नाम गोसाईदत्त है, मूल नाम गोसाईदत्त है या बचपन का नाम गोसाईदत्त है, तो आपको ये तथ्य याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, इनके पिताजी का नाम है गंगादत्त पंत। ठीक है, इनके पिताजी है ये चाय के जो बागान, देखिए दोस्तों उत्तराखंड है, वहाँ पे चाय की खेती होती है, तो चाय के जो बागान थे उनमें मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। और इनका जो खुद का अपना जो व्यवसाय था वो लकड़ी का व्यवसाय था। ठीक है, इनकी माता का नाम सरस्वती देवी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनकी माता ने जब इनको जन्म दिया उसके 6 घंटे के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। और वो ये पंत जी को अपनी माता का प्रेम नहीं मिला। माता के रूप में इन्होंने हमेशा धरती माता को, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखा। और ये अपनी कविताओं में कहते भी है कि मुझे जो माता से प्यार मिलना चाहिए वो मुझे इस धरा ने दिया है, इस प्रकृति ने दिया है मुझे वो प्रेम। तो इनकी माता की मृत्यु इनको जन्म देते समय ही हो गई थी, 6 घंटे के बाद। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, अब हम कवि से संबंधित बहुत सारी जो महत्वपूर्ण बात है उनको देख लेते हैं। कुछ तथ्य मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, मतलब कि इतने ज़रूरी भी नहीं थे, लेकिन मैं क्वेश्चन के फॉर्म में उनको ज़रूर लेके आऊँगी, इसीलिए आप वो भी वीडियो देखना। बाद में मैं ऐड करके भी डाल देती हूँ, तो आप परेशान मत होना बिल्कुल भी उसके लिए। और दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इनका जो बचपन का घर है ना उत्तराखंड में, उस घर का ना नाम बदल दिया, मतलब नाम तो इनका जो घर था ना उसके नाम की जगह इन्होंने वहाँ पे रख दिया है सुमित्रानंदन पंत बीथिका। ठीक है, मतलब कि एक संग्रहालय बना दिया इनके नाम का, इनके घर की जगह पे, इनके घर में ही मतलब। और वहाँ पे इनकी एक कृति मिलती है जो प्रकाशित करवाई है, पंत व्यक्तित्व और कृतित्व, इनकी सारी चीज़ उसमें है। अगर कोई पंत जी किसी का प्रिय कवि है, वो जानना चाहता है पंत जी के बारे में, तो कभी उसको मौका मिले उधर जाने का, उत्तराखंड की साइड जहाँ पे पंत जी की जन्मभूमि है, तो आप वो संग्रहालय देख के आ सकते हो। इनकी पुस्तक है, वहाँ से खरीद सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आपको अलग जानने को मिलेंगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कभी कभी, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे किताबों में घुसे रहो एक रूम के अंदर। अभी तो खैर लॉकडाउन है। और दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि इलाहाबाद शहर में एक हाथी पार्क है। ठीक है, उस हाथी पार्क का नाम बदल करके सुमित्रानंदन पंत बाल उद्यान रख दिया है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ है ना, यहाँ से क्वेश्चन बना लिए जाते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपको समझ कितनी है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आप इन दोनों को भी याद रखना कि उनके घर का नाम तो क्या कर दिया, सुमित्रानंदन पंत बीथिका कर दिया, वो संग्रहालय बना दिया। और एक हाथी पार्क है इलाहाबाद में, मतलब कि उत्तर प्रदेश में, और उसका नाम कर दिया है सुमित्रानंदन पंत बाल उद्यान। ठीक है दोस्तों, आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का कार्यक्रम।
देखिए दोस्तों, कवि के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनमें मैंने सभी तथ्यों को यहाँ पे रखा है। तो देखिए, पंत जी को छायावाद का विष्णु कहा जाता है, ये आप सभी जानते हो, मैं वीडियो स्टार्ट किया तभी आपको बता चुकी हूँ। और पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और चितेरा कवि, देखिए इन दोनों का मतलब एक ही है, मतलब प्रकृति का प्रिय कवि, प्यारा कवि, सुकुमार कवि, चितेरा कवि, आप किसी भी तरह से इसको बोल सकते हो। और जो पेपर आपके लिए बनाता है ना, मान लो कि मैं तो एक टीचर हूँ, नॉर्मल हूँ, अभी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे से ऊपर जो आपके कॉलेज के प्रोफेसर है, उनसे भी ऊपर है हमारे हिंदी विभाग में, वो ही आपका पेपर बनाते, तो वो किसी भी तरह से घुमा सकते हैं इसकी लैंग्वेज को, बस आपको इसकी समझ होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको समझ है कि इन्होंने प्रकृति के बारे में अच्छा लिखा, इसीलिए इनको प्रकृति का सबसे प्यारा कवि कहा गया। तो सुकुमार कवि का मतलब भी वही होता है, चितेरे कवि का मतलब भी वही होता है, प्रिय कवि का मतलब भी वही होता है, प्यारे कवि का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो आपको समझ आनी चाहिए चीज़, आप कर दोगे आराम से। तो मैं आपको यही यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने दोनों तथ्यों को यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है सिर्फ सुमित्रा नंदन पंत जी ने ही प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में वर्णन किया है, और भी बहुत सारे कवि और लेखक थे इनके समकालीन उसी टाइम पे, जिन्होंने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन इन्होंने बिल्कुल कहे ना उत्तम कोटि का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिखा। और अंग्रेजी के कवि है, देखिए वर्ड्सवर्थ, ये प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं अपनी रचनाओं में, बहुत ही शानदार इन्होंने लिखा है। तो इनको ना उपमा दी गई है सुमित्रा नंदन पंत जी को, किसकी, आधुनिक काल का वर्ड्सवर्थ की, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। तो ये उपमा दी गई है, तो ये आप याद रखना, आप ये मत सोचना कि ये कौन आ गया, वर्ड्सवर्थ क्या है, ये क्या मामला है। तो ये अंग्रेजी के एक कवि है, और बहुत ही अच्छा ये प्राकृतिक वर्णन किया है इन्होंने अपनी रचनाओं में। इन्होंने बहुत सारी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास बहुत लिखे, और सभी प्रकृति से संबंधित लिखे, ठीक है। प्रकृति के बारे में का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है वर्ड्सवर्थ का। तो आप ये याद रखना कि सुमित्रा नंदन पंत जी को इनकी उपमा दी गई है, मतलब आधुनिक काल का वर्ड्सवर्थ कहा गया है, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और देखिए, इनको शब्द शिल्पी के नाम से भी जाना जाता है, बहुत विख्यात है ये शब्द शिल्पी के नाम से सुमित्रा नंदन पंत जी, ठीक है दोस्तों। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इनको छायावाद का प्रवर्तक माना है। देखिए दोस्तों, अलग अलग लेखकों ने, मतलब इतिहासकारों ने अलग अलग उसको कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो ये आपको याद रखना है कि नंद दुलारे वाजपेयी जी ने पंत जी को माना है, ठीक है दोस्तों। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि माना है, ठीक है। इतना आपको मालूम हो गया। अब आगे बढ़ते हम। देखिए दोस्तों, रोला इनका सर्वप्रिय छंद था, ठीक है। कौन सा, रोला, ये पूछा जा सकता है आपसे। और महर्षि अरविंद, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपके लिए। महर्षि अरविंद द्वारा रचित जो भागवत जीवन है, इसका अंग्रेजी नाम मैंने इसलिए लिखा है कि कई बार अंग्रेजी नाम को ही हिंदी में लिख के आपको दे दिया जाता है, द डिवाइन लाइफ, ऐसे हिंदी में लिख देंगे आपको द डिवाइन लाइफ, और पूछेंगे कि ये जो रचना है ये महर्षि अरविंद की है, और इससे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए वो कौन से कवि है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सुमित्रा नंदन पंत जी इनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उनके जीवन की दिशा ही बदल गई, ठीक है दोस्तों। और सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में जब आप आगे पढ़ोगे ना, तो वो किसी एक चीज़ पे टिके हुए नहीं थे कि उन्होंने यही चीज़ लिखी, वो गांधी जी से भी प्रभावित हुए, वो महर्षि अरविंद से भी प्रभावित हुए, प्रकृति की तरफ उनका झुकाव था। कई बार उन्होंने नारी को इतना महत्व नहीं दिया, लेकिन कई बार रचनाओं में महत्व दिया है उन्होंने। तो हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, अभी देखेंगे आगे। तो ये आपको मालूम हो गया कि महर्षि अरविंद है, इनका काफ़ी प्रभाव था इनके ऊपर, इनकी जो रचना है भागवत जीवन या द डिवाइन लाइफ, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए ये, ठीक है। ये अपनी सूक्ष्म कोमल कल्पना के लिए अधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों, इन्होंने सूक्ष्म मतलब छोटी छोटी कोमल कल्पनाएं बहुत शानदार तरीके से अपनी कविताओं में, इनकी कविताओं को जब आप पढ़ोगे ना दोस्तों, आपको नज़र आएगी, और बहुत ही शानदार इन्होंने वर्णन किया है छोटी छोटी चीज़ों को आधार बना के, ठीक है। मूर्त पदार्थों को अमूर्त उपमान देने की परंपरा भी पंत जी के द्वारा ही प्रारंभ की गई। देखिए दोस्तों, मूर्त पदार्थों को अमूर्त उपमान देने की जो परंपरा है वो पंत जी ने प्रारंभ की। आप इस पंक्ति को पढ़ लोगे, लेकिन आपको समझ में तो आएगी नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप सभी मनोविज्ञान के विद्यार्थी हो, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक टर्म है, मूर्त और अमूर्त, ठीक है। मूर्त यानी वो होता है जो आपके सामने विद्यमान है, मतलब कि आपके हाथ में पेन है, कॉपी है, फ़ोन है, ये सब मूर्त है, ठीक है। आपके सामने घटित हो रहा है, दिख रहा है, ये सब मूर्त है। और अमूर्त वो होता है जिसके बारे में आप कल्पना करते हो। जैसे कि मान लो आपने मुझे देखा नहीं है, तो आप सोचते होंगे कि मैडम की आवाज़ तो ठीक ठाक है, लेकिन पता नहीं कैसी होंगी, बुढ़ी होंगी, लड़की जैसी होंगी, या कैसी होंगी, कुछ तो सोचते ही होंगे। तो वो हो गई हमारी अमूर्त कल्पना, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये पंत जी ने प्रारंभ की। और दोस्तों देखिए, साइकोलॉजिकली टर्म है ना, ये देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ बिल्कुल विपरीत होता है। मैं खुद साइकोलॉजी की विद्यार्थी रही हूँ, और मैं खुद 7 बार सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसको पास कर चुकी हूँ, और पढ़ा भी चुकी हूँ साइकोलॉजी के लिए।
तो वो मेरा काफ़ी अच्छी मतलब पकड़ है उसके ऊपर। अब मुझे समय नहीं मिलता है इतना, वरना किसी को साइकोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता हो तो वो भी मैं पढ़ा सकती हूँ अच्छे से, पर अब मैं सिर्फ हिंदी के बारे में ही सोचना चाहती हूँ, हिंदी पढ़ाना चाहती हूँ, हिंदी पढ़ना चाहती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मुझे किसी और विषय के बारे में वो है कि नहीं उसको नहीं पढ़ना, बहुत अच्छा विषय है। अगर आप साइकोलॉजी पढ़ते हो ना, साइकोलॉजी सिर्फ एक एग्ज़ाम को पास करने के लिए ज़रूरी नहीं है दोस्तों, बहुत ही प्यारा विषय है, आप उसको समझते हो तो। और उसकी टर्म इतनी मतलब शुरू में आपको ये लगेगा ये क्या हो रहा है, पूरी किताब में शुरू से पढ़ना स्टार्ट करो, ख़त्म हो जाएगी, तब तक एक ही बात घूमती रहती है, मूर्त अमूर्त और ये सब। तो आपको ना ये मालूम होना चाहिए कि मूर्त पदार्थों का अमूर्त उपमान देने की जो परंपरा है वो पंत जी ने प्रारंभ की, ठीक है। पंत की भाषा के प्रति बहुत सचेत थे, पंत जी है ये भाषा के प्रति बहुत ज़्यादा सचेत थे, ठीक है। पंत जी की रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत जी ने चित्र भाषा, देखिए दोस्तों, जिस भाषा में इन्होंने प्रकृति की जादूगरी दिखाई है उसको इन्होंने स्वयं बोला है चित्र भाषा या फिर कहिए बिंबात्मक भाषा, ठीक है। इसकी संज्ञा इन्होंने स्वयं दी है, तो ये आपको याद रखनी है चीज़। इनका काव्यिक क्षितिज 1916 ईस्वी से 1977 ईस्वी तक फैला हुआ है। दोस्तों आप अभी पढ़ोगे ना इनके बारे में, तो 1916 से इनकी रचनाएं प्रारंभ होती है और 1977 तक, जब तक इनकी मृत्यु होती है तब तक चलती रहती है। तो इनके काव्य लेखन का जो समय काल माना जाता है वो 1916 से 1977 तक माना जाता है, ठीक है। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को मिला। इसमें काफ़ी कन्फ्यूज रहते हो आप लोग, पता नहीं क्यों रहते हो, साफ साफ सब कुछ लिखा है फिर भी। देखिए दोस्तों, प्रथम ज्ञानपीठ अगर पूछा जाए ना तो उसमें पंत जी नहीं आएंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हिंदी साहित्य के प्रथम ज्ञानपीठ की, ठीक है। प्रथम ज्ञानपीठ तो किसी और को मिला था, जो हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ है ना वो पंत जी को मिला। और वो कब मिला? 1968 ईस्वी में। और कौन सी रचना के लिए मिला? इनकी चिदम्बरा रचना है इसके लिए। और चिदम्बरा को याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ, चितेरे कवि। आप इतना याद रखना कि चितेरे कवि, तो कौन है चितेरे कवि? पंत जी है, तो चितेरे चिदम्बरा, आप ऐसे इसको पढ़ना 2-3 बार, चितेरे चिदम्बरा, तो अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1968 में इनको मिला, आपको ये याद रखना है। तो आप इसमें बिल्कुल भी मतलब अपने आप के उलझन की स्थिति में मत रखिए अपने आप को, क्योंकि इसमें उलझन पैदा करने वाली बात है ही नहीं। आप क्या करते हो, क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम ज्ञानपीठ किसको मिला, तो आप उसमें सीधा करके आ जाते हो पंत जी। अरे भाई, उसमें लिखा नहीं है कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ किसको मिला है, अगर उसमें लिखा हो तभी करना पंत जी, ठीक है। चलो आगे पढ़ते। पंत जी की प्रथम कविता, देखिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। पंत जी की जो प्रथम कविता है वो है गिरजे का घंटा, 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि 1916 से इनका जो काव्य लेखन है वो प्रारंभ होता है और जब तक इनकी मृत्यु होती है तब तक चलता रहता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। छायावाद का घोषणा पत्र, देखिए दोस्तों, घोषणा पत्र को बोलते हैं अंग्रेजी में मैनिफेस्टो, इसीलिए मैंने आपको जो महर्षि अरविंद है उनकी जो रचना है उसका इंग्लिश नाम लिखा साथ में। देखिए मैनिफेस्टो इंग्लिश में ऐसे नहीं लिखा जाता, लेकिन उस इंग्लिश के टर्म की यहाँ पे इन्होंने हिंदी लिख दी, समझ गए आप। तो छायावाद का मैनिफेस्टो पूछ सकते हैं डायरेक्ट आपसे कि कौन सी कृति को कहा जाता है और किसकी है वो कृति। तो पंत जी की कृति है पल्लव, इसकी जो भूमिका है ना दोस्तों उसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, मतलब कि मैनिफेस्टो। आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ते। पंत जी की सर्वप्रथम छायावादी रचना, देखिए दोस्तों ऊपर जो हमने पढ़ा है गिरजे का घंटा, वो छायावादी रचना नहीं है इनकी। प्रथम जो छायावादी रचना है वो है उच्छ्वास और ये 1920 ईस्वी में लिखी गई, ठीक है। आप एक एक पॉइंट को मेरे साथ क्लियर करते चलो, लिखते चलो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पंत जी का क्वेश्चन किसी एक एग्जाम में आता है फिक्स है, ऐसा नहीं है। दुनिया का कोई भी एग्जाम जहाँ पे हिंदी साहित्य आता है वहाँ पे पंत जी का क्वेश्चन जरूर आएगा और इस वीडियो से बाहर आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं, इतना मैं भरोसा दिलाती हूँ। हालांकि देखिए इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को रखने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ तथ्य छूट जाते हैं और वो एग्जाम के दृष्टिकोण से इतने इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, छूटे होंगे वो, क्योंकि मैंने उन तथ्यों को पहले रखा है जो बार बार एग्जाम में आए हैं और आएंगे और हमेशा आते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए छायावाद के अंत का घोषणा पत्र, मतलब कि आपसे पूछ ले कि छायावाद के अंत का मैनिफेस्टो है वो कौन सा है, तो इनकी युगांत कृति है दोस्तों 1936 ईस्वी में लिखी गई, इसको छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहते हैं, ठीक है। आपको पहले वाला पता होगा, शायद ये नहीं हो या फिर हो भी, जैसा भी है, तो आपको ये याद रखना है और समझ लेना है अच्छे से, ठीक है। पंत जी का खड़ी बोली कविता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा, देखिए दोस्तों पंत जी ने खड़ी बोली कविता है उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया,
ठीक है, यहाँ तक की बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। देखिए दोस्तों, रचनाओं में ज़्यादा समझाने वाली कोई बात नहीं है। रचनाओं का नाम और उनका सन मैंने आपको दिया है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। ये आपको खुद ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप कहते हो कि मैं इतना पढ़ा रही हूँ, इतना सब कुछ करा रही हूँ इकट्ठा करवा के, उसके बाद भी आप बोलते हो कि इनको याद करने की ट्रिक बता दो, इनको लगाने की ट्रिक बता दो। तो वो दोस्तों ट्रिक है ना, ट्रिक मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उस ट्रिक को पढ़ने के बाद आप ये मान लो कि 10 दिन भी अगर नहीं देखोगे ना, तो वो ट्रिक भी आपके दिमाग से निकल जाएगी। इसीलिए ट्रिक के भरोसे मत रहो, इतने अच्छे से चीज़ों को पढ़ो कि दिमाग अपने आप ट्रिक बनाएगा। अब जब मैं पढ़ती थी ना, तो मुझे सिर्फ इतना ही पता रहता था, छोटी छोटी चीज़ें, ये छायावाद के ये है, इनके बारे में ये कहा गया है, इनकी ये रचना घोषणा पत्र है। लेकिन जब आप पढ़ते हो ना अच्छे से डिटेल में, तो आपको तर्क बनाना भी आता है, आपको ट्रिक बनाना भी आता है, आपको क्रम से लगाना भी आ जाएगा, आपको सब कुछ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आप एक बार अच्छे से पढ़िए तो सही, ठीक है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे ऐसे मिला के लिखा है, लेकिन फिर भी मैंने लाइन खींची है तो आपको समझ में आ जाएगा। इनकी रचनाओं को ना 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये 4 भाग भी आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि इनका क्रम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले है इनकी छायावादी रचनाएं, जो 1918 से 1934 ईस्वी में, और इसको छायावादी युग के नाम से इनको जाना गया है, ठीक है। और इसके बाद है प्रगतिवादी रचनाएं, ये 1935 से 1945 है, ये प्रगतिवादी युग, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखिए अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं। दोस्तों, ये अरविंद दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और इससे संबंधित जो रचनाएं इन्होंने लिखी वो 1946 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक लिखी। और इसको दोस्तों अंतस चेतनावादी युग कहा गया। क्या? अंतस चेतनावादी युग। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, तो इसका नाम आप याद रखना। इसके बाद है आखिर में मानवतावादी रचनाएं। दोस्तों, इन्होंने जो मानवतावादी रचनाएं लिखी, ये लिखी है 1949 ईस्वी के बाद, और इसको नव मानवतावादी युग कहा गया। क्या? नव मानवतावादी। देखिए, एक साथ नहीं लिखा गया, तो मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि जगह यहाँ पे कम थी, लेकिन आप इसको सही लिख लेना, क्योंकि मैं बोल तो सही रही हूँ ना। मानवतावादी युग है 1949 ईस्वी से नव मानवतावादी युग कहा गया इसको, ठीक है। और आपको ना ये ऊपर वाले क्रम भी याद होने चाहिए, ये वाले ऐसे सीक्वेंस में। ऐसे देखिए, मैं दोबारा से आपको बताती हूँ। देखिए, ऐसे सीक्वेंस में आपको याद होने चाहिए, जैसे कि पूछते हैं ना क्रमागत लगाने के लिए, तो ये एक सीक्वेंस ऊपर बन गया, ऐसे ये नीचे वाला भी याद होना चाहिए, समझ रहे हो? ऐसे सबसे पहले जैसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, अंतश्चेतनावादी युग, और लास्ट में है नव मानवतावादी युग, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए, मैंने इनकी जो रचनाएं, जैसे कि छायावादी जो रचना है वो छायावाद के नीचे लिखी है, प्रगतिवादी जो रचना है वो प्रगतिवाद के नीचे, और उसी तरह से मैंने सब लिखी हुई है। तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ, फिर हम आगे की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनकी छायावादी रचनाएं इन्होंने बहुत सारी लिखी है, बहुत सारे काव्य संग्रह इनके, लेकिन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वही मैंने आपके लिए यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए, छायावादी युग की है उच्छ्वास है 1920, ग्रंथि है 1920, वीणा है 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, ठीक है। ये है छायावादी युग की। अब देख लेते हैं प्रगतिवादी युग की कौन सी है। तो युगांत है 1936, युगवाणी है 1939, ग्राम्य है 1940। देखिए दोस्तों, युगांत के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको छायावाद का तो अंत की रचना मानी जाती है और प्रगतिवाद के प्रारंभ की, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे याद रखना इसके बारे में। अब देखिए, अब देख लेते हैं हम अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं। तो इसमें है स्वर्णकिरण, ये 1947 में, स्वर्णधूलि 1947 में, युगांतर 1948 में, और युगपथ है ये है 1948 में, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इनकी मानवतावादी रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि लोकायतन है ना, इसका प्रकाशन वर्ष 1946 नहीं है दोस्तों, 64 है। और मैंने PDF बना ली, उसके बाद मुझे मालूम हुआ, तो मुझे लगा कि मैं समझाते समय आपको सही बता दूंगी, तो आप इसको ठीक कर लेना, ठीक है। 1964 है ये। चिदम्बरा 1959 है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके बाद देखिए, पतझर है, अभिषिक्ता है, रजत शिखर है, समाधिता है। इनका ना दोस्तों प्रकाशन वर्ष इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। जिसका महत्वपूर्ण है उसका मैंने लिख लिया, ठीक है। पौ फटने से पहले है, शशि की तरी है, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके लिए इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। अतिमा 1955 है, और बापी है ये 1957 है, ठीक है दोस्तों। ये इनकी रचनाएं हैं जिसको मैंने आपको बता दिया, और इसको आप साफ साफ अच्छे से खुले खुले में लिख लेना अपने पास, ठीक है। ऐसे नहीं मेरी तरह मत करना घिचड़ पिचड़, क्योंकि मेरी है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, सारे कॉपी पेन सब कुछ भर गया है। मतलब कि कब से रखे हुए, कुछ तो ऐसी थी जो 10वीं 12वीं क्लास की खाली रखी हुई थी मेरी डायरियाँ कॉपी, वो सब भर गई है। इस लॉकडाउन में आपको पढ़ाते पढ़ाते सब चीज़ काम में आ गई है मेरी, तो इसीलिए अब मैं मतलब कि बचत कर रही हूँ,
कि कहीं लॉकडाउन आगे बढ़ जाए तो मैं लिखूँगी कैसे, मैं आपको पढ़ाऊँगी कैसे, क्योंकि लैपटॉप में अगर मैं टाइप करके बनाऊँगी तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हालांकि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है, मेरे पास लैपटॉप है, मैं उसमें आपके लिए पहले तैयार कर सकती हूँ सारा ये चैप्टर वगैरह, लेकिन उसमें लिखने में मुझे बहुत समय लग जाएगा और इस तरीके से नहीं लिख पाऊँगी ना जैसे यहाँ पे लिखा है। उसमें तो ये कि पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ेगा, और फिर मैं इस तरीके से लिख के आपको समझाना चाहती हूँ सारणी के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब पढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, पंत जी की रचनाएं हैं, इनके 4 पड़ाव है, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, पहला कौन सा है? छायावाद, इसके बाद है प्रगतिवाद, इसके बाद है अंतश्चेतनावाद, और इसके बाद है मानवतावाद। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रख लेना। ठीक है, अब देखिए इनकी रचनाओं से संबंधित जो विशेष तथ्य है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इनकी प्रारंभिक रचना है उसमें वीणा और पल्लव है। ठीक है दोस्तों, और वीणा और पल्लव की अगर हम बात करते हैं तो इनमें प्रकृति प्रेम और रहस्यवादिता है। ठीक है, इसकी प्रधानता है। जबकि इनकी जो ग्रंथि और गुंजन रचना है ना दोस्तों, इसमें नारी प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। अब आप देखिए इनकी वीणा और पल्लव है उसमें तो प्रकृति प्रेम और रहस्यवादिता की प्रधानता है, जबकि इनकी ग्रंथि और गुंजन जो रचना है उसमें नारी प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, और आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने हमको इनकी पत्नी के बारे में, इनके बच्चे के बारे में वो तो कुछ बताया नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि इनकी शादी ही नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है इनको शादी नहीं करनी थी, इनको महिलाओं से नफरत थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो खुद अपनी मतलब कि मैंने इनका इंटरव्यू देखा अभी आपके वीडियो बनाने से पहले ही, तो उसमें इन्होंने खुद बोला कि नारी तो वो चीज़ है जो मतलब कि इंसान को बदल सकती है, उसको प्रेम करना सिखाती है, उसको इंसानियत सिखाती है। और नारी के बारे में इन्होंने बोला कि अगर एक इंसान के अंदर नारी के गुण आ जाए तो वो इंसान मतलब कि पूर्ण हो जाता है, और अगर एक नारी में पुरुष के गुण आ जाए तो वो नारी वो ठीक नहीं है, फिर वहाँ पे लड़ाई होती है, और उसको इन्होंने सही श्रेणी में नहीं रखा है। और दोस्तों इन्होंने कहा है कि नारी बहुत ही सुंदर और अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि इनको प्रेम नहीं करना था, इनको सब कुछ करना था, प्रेम करना था, शादी भी करनी थी, लेकिन ये कहते हैं इंटरव्यू में कि वो दौर ही ऐसा था कि लड़कियां घर से बाहर निकलती नहीं थी, सब अपने घरों के अंदर रहती थी। काफ़ी चीज़ें इन्होंने अपने इंटरव्यू में बोली, तो वो हमारी एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बताना आपके लिए, आप खुद देख सकते हो यूट्यूब पर सर्च करके इनका इंटरव्यू। तो दोस्तों इनकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने आपको इनकी पत्नी बच्चे किसी का नाम नहीं बताया, क्योंकि शादी नहीं हुई तो मैं कहाँ से बताऊँ। देखिए दोस्तों, एक तरफ तो वीणा का कवि है जो प्रकृति पर मुग्ध होकर के वालाओं के सौंदर्य की अवज्ञा कर बैठता है। देखिए दोस्तों, प्रकृति के सौंदर्य पे इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं ये कवि, इतना प्रकृति इनको अपनी ओर खींच लेती है कि ये वालाओं के मतलब कि सुंदरियों का जो सौंदर्य है उसकी भी अवज्ञा कर बैठते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति की भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दू लोचन। ये पंक्ति तो आपको बहुत ज़्यादा याद होगी दोस्तों, क्योंकि मुझे भी याद है, और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तो आपको याद होना लाजमी है। ठीक है, तो एक बार और पढ़ लो इनको। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति की भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दू लोचन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इन्होंने प्रकृति का बहुत शानदार वर्णन किया, और नीचे देखिए तुरंत ये फिर पलट जाते, तो इनकी लेखनी किसी एक तरह से नहीं चली है। देखिए आप यहाँ पे ये क्या कहते हैं नीचे, दूसरी तरफ गुंजन का कवि है, मतलब दूसरी वीणा में तो इन्होंने क्या कहा है, प्रकृति के बारे में कितनी शानदार बात कही है, और यहाँ पे भी शानदार कही है लेकिन अलग अर्थ में। ठीक है, देखिए गुंजन में इन्होंने क्या कहा है कि नारी सौंदर्य प्रकृति सौंदर्य से भी बढ़ के, यहाँ पे इन्होंने नारी के सौंदर्य को प्रकृति सौंदर्य से बढ़ के बताया है। और ऊपर हमने पढ़ा कि प्रकृति सौंदर्य के लिए इन्होंने जो वलाओं की खूबसूरती थी उसको भी मतलब उसकी अवज्ञा की है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने कहा क्या है यहाँ पे, तुम्हारी मंजुल मूर्ति निहार, लग गई मधु के बन में ज्वाल, खड़े किन शंकु अनार कचनार, लालसा की लौ से उठे लाल उठ लाल। तो दोस्तों इनकी ये पंक्तियाँ यहाँ पे इन्होंने नारी के सौंदर्य को प्रकृति सौंदर्य से बढ़कर बताया है। और मैं आपको बताऊँ कि मैंने ना इनके स्वयं के शब्दों में सुना, इन्होंने कहा कि मैं नारी के सौंदर्य को उस तरीके से नहीं देखता, उसके भारी सौंदर्य को, मैं उसके अंदर की खूबसूरती को देखता हूँ, मैं उसके अंदर का जो नारीत्व है वो किस तरह से इंसानों को बदलने का जज्बा रखती है, किस तरह से मतलब कोमल होती है, किस तरह से कभी कभी विराट हो जाती है, तो नारी की उस चीज़ को ये ज़्यादा महत्व देते हैं, ऐसा नहीं है कि भारी सुंदरता को। ठीक है, ये बात इन्होंने स्वयं कही है अपने इंटरव्यू में, तो ये बात भी है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ भारी मतलब जो दिखावट है, दिखावटीपन है, जो हमारी शक्ल दिखती है उसका वर्णन किया, नहीं है, ऐसा नहीं है।
युगांत रचना है पंत जी के छायावादी दृष्टिकोण की तो अंतिम रचना है, इसीलिए इसे छायावाद युग के अंत का घोषणा पत्र कहते हैं और इसके साथ ही इसमें प्रगतिवाद का उदय भी मिलता है। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने दोबारा से लिखी है क्योंकि रचनाओं के बारे में विशेष तथ्य जान रहे हैं तो इनको भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, और कला और बूढ़ा चांद रचना है, इसमें कवि के द्वारा 1958 ईस्वी में रचित कविताओं का संग्रह किया गया है। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, अतिमा, उत्तरा आदि रचनाओं में अतिमानस के स्वर्ण प्रकाश की अभिव्यक्ति हुई है जो वास्तविक दुनिया से मेल नहीं खाती है। ठीक है दोस्तों, ये रचनाएं हैं, इनमें क्या हुआ है, अतिमानस के स्वर्ण प्रकाश की अभिव्यक्ति हुई है जो वास्तविक जीवन से मेल नहीं खाती है। ठीक है, वास्तविक दुनिया से। दोस्तों देखिए, हम पढ़ रहे हैं प्रकृति के चितेरे कवि के बारे में, प्रकृति के प्यारे कवि के बारे में। और अगर आप दिल्ली में हो, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में हूँ, तो आप बाहर का नज़ारा देखो, कितना शानदार मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, बारिश आ रही है और बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है। देखिए अभी फिक्स 9 बज रखे हैं, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ और कितना, देखिए प्रकृति के चितेरे कवि के बारे में पढ़ रहे हैं और वातावरण भी वैसा ही बना हुआ है, तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको भी इतना ही अच्छा लगेगा जितना मुझे लग रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से। युगवाणी रचना में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वाणी बतलाया है। ठीक है दोस्तों, युगवाणी रचना में पंत जी ने प्रगतिवाद है उसको युग की वाणी बतलाया है। इन्होंने हरिवंश राय बच्चन के सहयोग में खादी के फूल शीर्षक कविता लिखी। देखिए दोस्तों, इनका हरिवंश राय बच्चन के साथ पत्र व्यवहार होता था और इन दोनों के जो पत्र है ना, जिनसे ये बात करते थे एक दूसरे से, वो भी इनके संग्रहालय में रखे हुए। ठीक है, तो आप उत्तराखंड से हो, आप कभी जाओ इनके पंत जी के जन्म स्थल पर, वहाँ पे जहाँ इनका जन्म हुआ था, तो इनका संग्रहालय जरूर देख के आना और मुझे भी बताना। ठीक है, क्योंकि मैं तो अभी तो जा नहीं सकती, लेकिन जाऊंगी कभी भविष्य में। देखिए दोस्तों, लोकायतन जो इनकी रचना है ये सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है क्योंकि इसमें इन्होंने महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित रचना है ये इनकी, और लगभग इन्होंने 700 पृष्ठों में, मतलब 700 पेजों में इसको लिखा है। ये प्रबंध काव्य है, मतलब कि महाकाव्य है ये, और इसको दोस्तों 2 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, 2 खंडों में और 7 अध्यायों में विभक्त किया गया है, मतलब 2 तो इसके खंड बनाए अलग, फिर उसके अंदर 7 अध्याय बनाए। ठीक है, चैप्टर। प्रथम खंड में इन्होंने, जो प्रथम खंड है इसको नाम दिया है बाह्य परिवेश। ठीक है, जो इसका प्रथम खंड है उसका नाम बाह्य परिवेश है, और द्वितीय खंड है उसका नाम है अंतस चेतन। ठीक है, द्वितीय खंड का नाम है अंतस चेतन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह इनकी अंतिम काव्य रचना भी मानी जाती है। दोस्तों ये इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना भी है और ये इनकी अंतिम काव्य रचना भी है। ठीक है, ये आपको मालूम रखना है। और महात्मा गांधी जी के जीवन पर लिखी गई है ये, और महाकाव्य है, 2 खंडों में लिखा गया, 7 अध्याय। ठीक है, और दोनों खंडों के नाम भी अलग अलग रखे। प्रथम खंड का रखा है बाह्य परिवेश और द्वितीय खंड का लिखा है अंतस चेतन। ठीक है, तो आपको ये मालूम हो गई सारी बातें, और ये अंतिम रचना मानी जाती है। हो गई मालूम? चलो अब आगे पढ़ते। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जी की गद्य रचनाओं के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने लेखनी गद्य के क्षेत्र में भी चलाई है। इनके नाटक है, इनका नाम है शिल्पी, सवर्ण, ज्योतिष्ना और रजत शिखर। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रकाशन वर्ष इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अगर महत्वपूर्ण होता तो मैं ज़रूर आपके लिए लिखती, और ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं लिखवाया। तो आपके पास पुस्तक है तो आप उसमें पढ़ सकते हो, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो मैंने सब लिखा है। और इनकी आत्मकथा है, उसका नाम है दोस्तों 60 वर्ष एक रेखांकन। ठीक है, और ये 1960 में प्रकाशित हुई। ये महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने लिखा है। देखिए, आलोचना ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। देखिए, गद्य पथ है, ये 1953 ईस्वी में लिखा है। शिल्प और दर्शन है, ये 1961 में लिखा है। छायावाद का पुनर्मूल्यांकन है, ये 1965 में लिखा है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आलोचना ग्रंथ नहीं है पंत जी का, तो इसलिए मैंने इनका प्रकाशन वर्ष और अच्छे से इनका नाम भी लिख दिया है। इनका उपन्यास है हार और कहानी है पानवाला। ठीक है, एक ही है इनका, एक ही उपन्यास है और एक ही कहानी है। तो ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मालूम हो गई है। बस ये कुछ तथ्य है, ये आपको याद नहीं हुए होंगे, जैसे कि इनका प्रकाशन वर्ष और कुछ नाम। ठीक है, तो वो आप एक बार दोबारा वीडियो को देखोगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले, कौन सी कृति पर मिले, कब मिले, ये देख लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य का या फिर किसी भी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये इनको मिला है चिदम्बरा कृति के लिए। किसको? चितेरे कवि को। ठीक है, चितेरे कवि को मिला है और 1968 ईस्वी में मिला है। ठीक है दोस्तों, और देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन इसलिए किया है इस बात को, क्योंकि आप गलती कर देते हो, इसमें प्रथम ज्ञानपीठ पूछते हो तब भी पंत जी को कराते हो, तो वो गलत है। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पूछे तभी पंत जी को करना है। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए। देखिए दोस्तों, इनको सोवियत भूमिलैंड पुरस्कार मिला है, मतलब कि सोवियत
भूमि पुरस्कार बोलते हैं इनको, ये भी मिला है लोकायतन रचना के लिए। ठीक है, तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया आपके लिए। साहित्य अकादमी महत्वपूर्ण है, ये पूछ लिया जाता है अक्सर, ये कौन सी कृति के लिए मिला और कब मिला। तो देखिए दोस्तों, इनको मिला है कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। देखिए दोस्तों, पद्म विभूषण पुरस्कार भी इनको मिला है, भारत सरकार के द्वारा ये दिया जाता है और इनको ये दिया गया है। ठीक है, और इनके नाम से दोस्तों डाक टिकट भी जारी किया गया है, अभी 2015 में जारी किया गया है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कितने रुपए के नोट का किया गया, वो आप देख लेना एक बार, क्योंकि मैं गलत नहीं बता सकती आपको, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, पर मुझे इतना मालूम है 2015 में चलाया गया है इनके नाम का डाक टिकट, पर ये मालूम नहीं आ रहा कितने रुपए का। देखिए दोस्तों, 1938 ईस्वी में पंत जी ने नरेंद्र शर्मा के साथ मिलकर के प्रगतिशील पत्रिका है रूपाब, इसका संपादन किया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। पंत जी ने साहित्यकारों के लिए, मतलब साहित्यकों की सहायता के लिए साहित्य संसद की नींव भी डाली, और पंत जी के आरंभ में इलाहाबाद आकाशवाणी में सलाहकार के रूप में कार्यरत रहे। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये देखो, कवि थे, लेखक थे और एक बहुत ही अच्छे अध्यापक थे, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे ये। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ लेंगे कि पंत जी थे, सिर्फ इतना क्वेश्चन लिखेंगे, नीचे लिख देंगे अध्यापक थे, कवि थे, लेखक थे, और फिर नीचे लास्ट वाले ऑप्शन में लिख देंगे सभी थे, या फिर कभी कभी पूछ देंगे कोई नहीं थे, या फिर कभी कभी कुछ और भी कह सकते हैं। तो आपको समझ होनी चाहिए कि ये कवि भी थे, लेखक भी थे और ये अध्यापक भी थे। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कथन है इनका, कई बार पूछ लिया जाता है डायरेक्ट देके कि ये किसका है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ो एक बार मेरे साथ। देखिए, हमें भाषा नहीं, राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है, पुस्तकों की नहीं, मनुष्यों की भाषा, जिसमें हंसते रोते खेलते कूदते लड़ते गले मिलते सांस लेते और रहते हैं, जो हमारे देश की मानसिक दशा का मुख दिखलाने के लिए आदर्श हो सके। दोस्तों बहुत ही अच्छी पंक्ति है, आप इसको लिखना, क्योंकि ये कई बार पूछी जा चुकी है डायरेक्ट देके कि ये किसकी पंक्ति है, मतलब किसके बारे में ये कहा गया है प्रसिद्ध कथन, तो आपको ये मालूम होना चाहिए पंत जी के बारे में कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनकी चर्चित कविताओं के बारे में पढ़ लेते हैं, इनका नाम एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखी है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं आपको बताती हूँ। आंसू की बालिका के प्रति, पर्वत प्रदेश में पावस, बादल, छाया, परिवर्तन, मोह, एक तारा, मधुस्मृति, अनंग, रस्मबंद, गीत हंस, समाधिता, और देखिए दोस्तों और भी है, और आखिर में है इनके प्रसिद्ध कविताएं हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्वर्ण किरण व स्वर्ण धूलि में अरविंद दर्शन का प्रभाव परिलक्षित होता है। दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सी रचना है जिसमें अरविंद दर्शन का प्रभाव परिलक्षित हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि में। ठीक है, युगांत, युगवाणी व ग्राम्य मार्क्सवादी प्रगतिवादी दर्शन को प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, इनकी ये रचनाएं हैं ना, युगांत, युगवाणी और ग्राम्य, ये मार्क्सवादी दर्शन की है। ठीक है, मार्क्सवादी प्रगतिवादी दर्शन की। ठीक है, तो ये आपको मालूम होने चाहिए, दोनों पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, उनके प्रिय छायावादी कवि है पंत जी, और रामविलास शर्मा के प्रिय छायावादी कवि कौन है, निराला जी है। ठीक है दोस्तों, और आखिर में है नंद दुलारे वाजपेयी जी के प्रिय छायावादी कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। तो आपको तीनों का मालूम हो गया कौन किसके प्रिय कवि है। ठीक है, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट लगी मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। अब देखेंगे हम चर्चित पंक्तियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं कौन कौन सी चर्चित पंक्तियाँ जो पूछी जाती है एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, देवी माँ सहचरी प्राण, ये इनकी पंक्ति दे दी जाती है, और मिलान के लिए पूछ लिया जाता है कि मिलान कीजिए। ठीक है, तो उसमें ये पंक्ति कई बार आई है पहले, तो आप इसको याद रखना। देखिए दोस्तों, बादल कैसे गरज रहे हैं, बिल्कुल मौसम मुझे वहीं ले गया है, पंत जी के घर पे, वही उत्तराखंड की वादियों में ले गया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वहीं पर आपको पढ़ा रही हूँ। राजनीति का प्रश्न नहीं है रे आज, एक बृहद सांस्कृतिक समस्या जग के निकट उपस्थित है। यहाँ पे कहा है पंत जी ने कि राजनीति का सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक समस्या जग के सामने आ गई है, मतलब निकट उपस्थित हो चुकी है, ये बात कही गई है इनमें। बालिका मेरी मनोरम मित्र थी, देखिए ये पंक्ति है, ये पूछ ली जाती है डायरेक्ट मिलान के लिए, या डायरेक्ट देके भी पूछ ली जाती है किसकी है, तो आप इनको याद रखना। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। ठीक है, ये इतनी पूछी जाती है, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि मैडम ने कितनी सी लिख दी है। खुल गए छंद के बंद, ये तो कहा है इन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिए। निराला निपुर के स्वर मंद रहे, जब तक न चरण स्वच्छंद रहे। ठीक है दोस्तों, ये इनके लिए इन्होंने पंक्ति कही है। प्रिय आनंद छंद तुम मेरे आत्मा के स्वर, ये इन्होंने लिखी है। प्रथम रस्म का आना रागनी तूने कैसे पहचाना है। ठीक है, ये पंक्ति पंत जी की है, आप इनको याद रखना।
बाला तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, ये कई बार पूछी जाती है, ठीक है। और ये आप सभी को याद है, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, ठीक है। सिखा दो ना मधुप कुमारी मुझे भी अपने मीठे गान। देखिए कितनी अच्छी बात कही है, बड़ी मासूम बात है ये, कितने प्यार से कवि ने, लेखक ने लिखा है कि सिखा दो ना मधुप कुमारी मुझे भी अपने मीठे गान। कितनी अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, ये पंक्ति है यानी कि युगांत कीर्ति की है और काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, बार बार पूछ ली जाती है, तो आप इसको याद रखना। द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, हे सहस्त्र हे शुष्क शीर्प, हिमपात पीत मधुपात भीत, तुम बीत राग जड़ पुराचीन, झरे जाति कुल वर्ण पर्ण धन, अंध नीड के रुद्र रीति धन छन। देखिए दोस्तों कितनी मतलब क्लिष्टतम शब्दावली है यहाँ पे, तो आप इसको बार बार पढ़ोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये पंत जी की है, ठीक है। ये इसी से आपको पता चल जाएगा, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, क्योंकि ये तो काफ़ी चर्चित है इनकी ऊपर वाली पंक्ति, ठीक है। देखिए गा कोकिल में ये लिखते हैं कि गा कोकिल बरसा पावक कर्ण, ठीक है। तो ये पंक्ति भी पूछ ली जाती है कई बार। युगांत में कवि ने अपनी शुभ इच्छा जाहिर की है, कौन सी शुभ इच्छा जाहिर की है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। जो सोए सपनों के तम में वो जागेंगे यह सत्य बात। देखिए दोस्तों क्या बात कही है, जो सोए सपनों के तम में, जो सोए हुए हैं सपनों के अंधेरों में, वो जागेंगे ये सत्य बात है, वो जागेंगे ये सही बात है बिल्कुल। जो देख चुके जीवन निशीथ वो देखेंगे जीवन प्रभात। देखिए दोस्तों क्या कहा है कि जो देख चुके जीवन निशीथ वो देखेंगे जीवन प्रभात। कितनी शानदार बात कवि ने यहाँ पे कही है, तो ये आपको मालूम रखना है दोस्तों। पता नहीं वीडियो कितना लंबा हो गया है, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो में, और ये हमारा ख़त्म हो गया, यहाँ पे लास्ट था ये। और अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेके आऊँगी, तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए। और मैं चाहती हूँ कि जिस अच्छी भावना से मैंने आपके लिए ये बनाया है, उसी अच्छी भावना से आप इसको देखो, बहुत प्यार दो, बहुत ज़्यादा कमेंट करो अच्छे से, क्योंकि दोस्तों ये है ना, आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें मैं क्या कहूँ कि गागर में सागर भरने वाला काम करेंगी ये वीडियो कवियों वाली, खासकर कवियों वाली। हालांकि सभी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कवि वालियों में क्या है कि एक कवि के बारे में आपको सभी बातें मालूम हो जाती है ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन दे दो आप कर लोगे उसको, ठीक है। क्योंकि आपकी समझ इतनी विकसित हो चुकी होती है कि रचनाओं का आपको क्रम भी याद नहीं होता, उनका प्रकाशन वर्ष भी याद नहीं होता, फिर भी आपको एक अंदाज़ा रहता है कि कौन से समय कवि ने क्या सोचा और क्या लिखा, उसके आधार पे आप कर देते हो, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कवि छायावाद का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों आपको बताना है कौन सा कवि है जो छायावाद का प्रतिनिधित्व करता है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ सुबह जो वीडियो डाली है उसमें कि सुमित्रानंदन पंत जी है, इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इसका उत्तर है सी, सुमित्रानंदन पंत, ठीक है दोस्तों। आपकी समझ में आ गया होगा ये। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से 1968 ईस्वी में किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों देखिए मैंने आपसे कहा ना कि अगर हिंदी साहित्य के संदर्भ में पूछेगा तो वो मेंशन करेगा वहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये 1968 ईस्वी में मिला, लेकिन किसको मिला। तो दोस्तों आप सभी जानते हो चितेरे कवि को मिला, कौन सी कृति के लिए, चिदम्बरा के लिए। तो आप इसको सुमित्रानंदन पंत मत बोला करो, जब ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात आए तो चितेरे कवि बोला करो सिर्फ, क्योंकि चितेरे बोलोगे तो तुरंत चिदम्बरा ध्यान में आएगी, ठीक है। तो सुमित्रानंदन पंत जी को मिला है कब, 1968 में, और कौन सी कृति के लिए, चिदम्बरा के लिए, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है कि पंत को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अभी ऊपर क्या बताया मैंने आपको, चितेरे कवि को मिला, कौन सी रचना के लिए, चिदम्बरा के लिए। तो आपको बहुत आसानी से ये क्वेश्चन याद हो गया, वैसे आपको पहले से भी याद होगा पर फिर भी अब अच्छे से हो गया। देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बहुत अच्छे से समझाया कि इसको 4-5 तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनर। कैसे पूछ सकता है, देखिए दोस्तों, एक पूछेगा आपसे प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, दूसरा पूछ लेगा कि प्रकृति के चितेरे कवि कौन है, तीसरा आपसे पूछ लेगा कि प्रकृति के प्रिय कवि कौन है, या फिर पूछ लेगा कि प्रकृति के सबसे प्यारे कवि, सबसे सुकुमार पुत्र बोल सकता है, वो पुत्र की उपमा भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे 4-5 तरीके से घुमा के इसी क्वेश्चन को बार बार पूछ सकता है। तो आपको पता है कि सुमित्रानंदन पंत जी ने प्राकृतिक सौंदर्य का बहुत शानदार वर्णन किया है और इन्हीं के लिए ये कहा गया है, तो इसमें ये उत्तर बिल्कुल सही है। और आपको ये मालूम है तो कैसे भी घुमा लो क्वेश्चन को, हम उत्तर जानते हैं तो हम सही कर लेंगे, ठीक है दोस्तों।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पंत की किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? दोस्तों यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात हुई है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में और साहित्य अकादमी में आप अपने आप को उलझा मत लेना। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला है, ठीक है दोस्तों। आपको ये अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न मत रखना अपने माइंड में। और देखिए कला और बूढ़ा चांद है, इसका प्रकाशन वर्ष भी आपको याद करना है, 1959 ईस्वी है, ठीक है दोस्तों। मैंने लिखा रखा है, आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। पंत के काव्य में कौन सा साहित्यिक और दार्शनिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है? दोस्तों आपको बताना है कि सुमित्रानंदन पंत जी का जो काव्य है उसमें कौन सा साहित्यिक और दार्शनिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। तो देखिए दोस्तों, पंत के काव्य में छायावाद भी है, प्रगतिवाद भी है, और महर्षि अरविंद के दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे ये, तो ये भी है। तो ये यहाँ पे उक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये सभी है इनके साहित्यिक और दार्शनिक दृष्टिकोण में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि युगांत, युगवाणी और ग्राम्य जो पंत जी की काव्य कृति है, इसमें कौन सी विचारधारा के दर्शन होते हैं, ठीक है। कौन सी विचारधारा आपको दिखाई देती है, तो आप सभी इसको बहुत अच्छे से जानते हो दोस्तों। प्रगतिवादी विचारधारा यहाँ पे आपको दिखाई देती है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। कवि सुमित्रानंदन पंत का काल बताना है आपको, इनका जन्म और मृत्यु काल दोनों के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, तो उसको आपको बताना है। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि सुमित्रानंदन पंत जी का जो जन्म काल है, इनका जन्म हुआ 1900 ईस्वी में और ये 77 साल तक जिए थे। 1977 में इनकी मृत्यु हुई, तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि सुमित्रानंदन पंत के काव्य में किन महापुरुषों के विचारों का प्रभाव है। आपको बताना है कि कौन कौन से महापुरुष हैं जिनके विचारों का प्रभाव सुमित्रानंदन पंत जी के काव्य में पड़ा है और उनके जीवन में भी पड़ा है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ये बिल्कुल सही है। अरविंद से थे, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया नहीं तथ्य समझाते टाइम कि कार्ल मार्क्स से भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो इसमें उक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो इन सभी से प्रभावित थे सुमित्रानंदन पंत जी। और जब एक इंसान किसी चीज़ से प्रभावित होता है तो उसके द्वारा लिखी हुई चीज़ भी प्रभावित होगी, ठीक है दोस्तों। तो इनका काव्य भी प्रभावित होगा उससे, ठीक है। कवि सुमित्रानंदन पंत का मूल नाम क्या है? दोस्तों आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो, हम पढ़ चुके हैं। इनका जो मूल नाम है ना वो गोसाई दत्त है। बाद में इन्होंने अपना नाम बदल लिया और बदल के कर लिया सुमित्रानंदन पंत। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कवि सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता कौन सी है, और आपसे यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा है कि पहली कविता कौन सी है। अगर वो लिखेगा कि छायावाद की पहली रचना कौन सी है या पहली कविता कौन सी है, तो आपको अलग उत्तर देना है। यहाँ पे पूछा पहली कविता कौन सी है जो उन्होंने लिखी है, ठीक है। तो आप सभी जानते हो कि गिरजे का घंटा ये इनकी पहली कविता है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1916 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। ये आपको सभी को मालूम है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रूपाप नामक पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया, ठीक है। इन्होंने रूपाप पत्रिका का प्रकाशन कब किया वो आपको बताना है। तो आप सभी जानते हो कि 1938 ईस्वी में किया, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ पहले, ठीक है। और अगर आपको मालूम नहीं है, हो सकता है आपने वो वीडियो नहीं देखा हो, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो। पहले उस वीडियो को देखोगे तभी आपको ये क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा और अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो पहले आप उसको देखो, और अगर आपने इसको भी नहीं देखा और उसको भी नहीं देखा तो मैं मिला के डालूंगी दोबारा इसको, तो उसको देख लेना, ठीक है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कवि पंत की काव्य रचनाओं और उनके प्रकाशन काल को सम्मिलित करना है। आपको उनकी जो काव्य कृति है उनको प्रकाशन वर्ष से सम्मिलित करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो मैंने गलती से ये भी 1928 लिख दिया, जबकि ये 1920 है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हो कि इनकी जो उच्छ्वास है रचना, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1920 है, ठीक है दोस्तों। और पल्लव का भी आप सभी जानते हो कि कितना है, 1928 है, ठीक है दोस्तों। ग्राम्य जो इनकी है इसका है 1940, और लास्ट में युगांत बची है, युगांत का है 1936, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मिलान करोगे तो यहाँ पे जो कूट नंबर फर्स्ट है ना, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। कवि पंत के रचना काल को कितने चरणों में बांटा गया है? दोस्तों बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके, 4 चरणों में बांटा गया है। और कौन कौन से 4 चरण थे आपको याद भी होने चाहिए। छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, अंतश्चेतनावादी युग और नव मानवतावादी युग। याद है ना आपको? तो 4 भागों में बांटा गया है, तो 4 है, ठीक है। इसमें कला और बूढ़ा चांद पंत के रचना काल के किस चरण से संबंधित है? देखिए दोस्तों, कितना ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन बन जाता है आपके लिए। मैंने आपको बताया था छायावादी रचनाओं को अलग लिखवाया था, प्रगतिवादियों को अलग, और अरविंद के दर्शन से जो प्रभावित थी जिनको अंतश्चेतनावादी युग में रखा गया था वो अलग है, और मानवतावादी युग की जो रचनाएं थी वो अलग है। तो यहाँ पे पूछा है कि कला और बूढ़ा चांद है, ये कौन से मतलब भाग में रखा गया? जो आपने 4 भाग किए उनमें से कौन से में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में? तो आप सभी को मालूम होगा कि कला और बूढ़ा चांद है, ये रखा गया इनके चौथे भाग में, ठीक है।
अगर नहीं मालूम तो अच्छे से पढ़ लो उसको एक बार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, किसी ना किसी एग्जाम में भी आए हुए हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैंने यूं ही बना के आपको दे दिए। साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत के साहित्य में निम्न में से कौन सी विशेषता निहित है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषता है जो सुमित्रा नंदन पंत जी के साहित्य में मिलती है, ठीक है। तो देखिए, विषय और शैलीगत गतिशीलता मिलती है, दोस्तों बिल्कुल सही है। शिल्प का अधिकाधिक महत्व, इन्होंने शिल्प का अधिकाधिक महत्व किया, ये भी सही है। अलंकृत एवं चित्रमयी भाषा का प्रयोग, ये भी सही है। दोस्तों सभी सही है यहाँ पे, ठीक है, सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत माता कवि पंत की किस काव्य संग्रह में संकलित है। दोस्तों भारत माता है ये इनकी कविता है, ठीक है, और ये कवि पंत के कौन से काव्य संग्रह में संकलित है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो ग्राम्या में है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ पे हुआ। दोस्तों आपको बताना है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ, और आप बहुत अच्छे से जानते हो तो जल्दी से बता दीजिए क्या है इसका उत्तर। तो दोस्तों अल्मोड़ा में हुआ। अल्मोड़ा कहाँ पे, उत्तराखंड में, ठीक है। और गांव कौन सा, देखिए यहाँ पे जिला और राज्य का नाम दे रखा है, लेकिन गांव कौन सा, कौसानी गांव में है ना, आपको याद होगा, मुझे पता है। देखिए सुमित्रा नंदन पंत का प्रारंभिक नाम क्या था, इसको पहले पढ़ चुके, दोबारा लिख दिया, ये गोसाई दत्त है, आपको मालूम है। सुमित्रा नंदन पंत ने कौन सी कक्षा में कविता लिखना प्रारंभ किया। दोस्तों ये तथ्य मैंने आपको नहीं पढ़ाया था पहले, तो आप बताओ कौन सी कक्षा में ये कविता करने लगे थे। आप सोचोगे नहीं, चौथी क्लास से ये कविता करने लगे थे। दोस्तों आप याद करो, आपको चौथी क्लास की बात भी याद है क्या अब तक? मुझे तो याद है। चलो आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा का अध्ययन सुमित्रा नंदन पंत ने नहीं किया। दोस्तों आपको बताना है कौन सी भाषा है जिसका अध्ययन सुमित्रा नंदन पंत जी ने नहीं किया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फारसी भाषा है, इसका सुमित्रा नंदन पंत जी ने अध्ययन नहीं किया, ठीक है। संस्कृत का किया है, बांग्ला का किया है, अंग्रेजी का किया है, ठीक है। दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत ने किसके प्रभाव से महाविद्यालय छोड़ दिया। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि महात्मा गांधी जी का आंदोलन चल रहा था, उसके प्रभाव से इन्होंने ये महाविद्यालय छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये इसमें महात्मा गांधी सही हो जाएगा। दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की कविता यात्रा को सम्मिलित कीजिए, आपको मिलाना है। देखिए ये 4 चरण वही है ना, आपको याद आ रहे होंगे। और देखिए इसमें से भी 4 चरण आपको यही तो मिलाना है कि कौन सा चरण को क्या नाम दिया गया। तो आप सभी को मालूम है कि प्रथम चरण को हमने छायावाद नाम दिया था, ठीक है दोस्तों, और दूसरे चरण को हमने बोला प्रगतिवाद, और तीसरा जो चरण है उसको अंतश्चेतनावाद बोला, या फिर दूसरा नाम इसका अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं वो है इसमें, ठीक है। और चतुर्थ जो है वो है मानवतावाद या फिर नव मानवतावादी युग, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह इसका मिलान है, आप कर लेना अच्छे से, ठीक है दोस्तों। देखिए कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा, इसीलिए आप ये मत सोचना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सब है। जो मैंने करवाया ना वो तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसमें तो फालतू का कुछ है ही नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि सुमित्रा नंदन पंत जी को निम्नलिखित में से, ये जो दिए गए इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला। तो आपको बताना है कि कौन सा पुरस्कार उनको नहीं मिला। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि पद्म विभूषण उनको मिला है, ज्ञानपीठ मिला है, साहित्य अकादमी मिला है। जब आपने 3 सही कर दिए तो जो लास्ट में बचा है वही उत्तर है, लेकिन देख लीजिए एक बार। राज्यसभा के सदस्य मनोनीत नहीं, दोस्तों ये राज्यसभा में सदस्य मनोनीत नहीं हुए थे, तो ये गलत है। अब आप ये देखो कि आपको चीज़ों का पता होने का कितना अच्छा फ़ायदा होता है। आप मतलब क्रॉस कर देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ये पूछता है कि निम्न में से कौन सा सही है, तो आप गलत को क्रॉस कर करके सही तक पहुँच जाते, ठीक है। यहाँ पूछा है कि कौन सा नहीं मिला, तो आपने सही को टिक कर करके गलत तक पहुँच गए कि ये नहीं मिला। तो आपको चीज़ों की जानकारी होगी ना, तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको बिल्कुल ठीक कर लोगे। तो इस तरीके से पढ़ाई कीजिए कि कुछ फ़ायदा हो। दोस्तों ये कवियों वाली जो सीरीज़ है ना, ये आपकी इतनी मदद करेगी, मतलब अभी के लिए नहीं, जब तक आप पढ़ने पढ़ाने का कार्य करते रहोगे तब तक आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। क्योंकि इसमें मैं सिर्फ 4-5 कवियों बात नहीं करूँगी, मैं जब तक पढ़ाती रहूँगी जब तक मुझे समय मिलता रहेगा। अब देखो स्कूल खुल जाएंगे उसके बाद मैं ज़्यादा समय नहीं निकाल पाऊँगी, लेकिन फिर भी रविवार को तो छुट्टी होती है ना, तो मैं आपके लिए कवियों की सीरीज़ लाती रहूँगी। जब तक कवि ख़त्म नहीं होंगे तब तक मैं आपको पढ़ाती रहूँगी, ठीक है। अब लेकिन ये इम्पोर्टेंट है बात यहाँ पे कि आप कितना पढ़ते हो। मैं दिन में 4-5 वीडियो डाल देती हूँ, 3 डाल देती हूँ, मतलब ऐसा तो होता ही नहीं कि नहीं डालूँ, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो नहीं डालती। तो क्या जितनी मैं डालती हूँ उतनी आप देखते हो? मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे यहाँ पे सब पता चल जाता है किसने कितनी देखी है और कितने टाइम तक देखी है। वीडियोज़ को कोई भी पूरा नहीं देखता 1-2 के अलावा, क्योंकि उसमें टाइम लिखा आ जाता है कि आपने कितने समय तक वीडियो देखी है। लाइक मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसलाइक भी मत करो, ठीक है। लाइक नहीं करते हो तो डिसलाइक क्यों कर रहे हो यार, तो वो भी मत करो।
और मेरा कहने का भाव ये है कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे ना तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। आपकी मदद भी होगी और मदद ऐसे होगी कि कल जब क्लास में एंट्री करोगे ना, अपने पद पर जब जाओगे जॉब लगने के बाद, और जब कक्षा में एंट्री करोगे तो कोई भी पूछेगा कि ये हिंदी के टीचर है, तो कोई मान लो कुछ पूछ लिया हिंदी से संबंधित, तो यूँ सीना तान के जवाब दोगे कि मुझे अनुभव है, मुझे आती है चीज़ें। आप पूछ लो, कैसे भी हो सकता है तथ्य याद ना रहे कोई भी, लेकिन चीज़ें तो सारी याद है ना, कहानी तो आपके दिमाग में रची बसी है उनकी। तो चलो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। पंत ने जर्जर मान्यताओं के नष्ट होने की बात किस कविता में कही है? देखिए दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। सुमित्रा नंदन पंत जी ने जर्जर मान्यताएं जो हैं उनके नष्ट होने की बात कौन सी कविता में कही है? तो ये कही है इन्होंने द्रुत झरों में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों संध्या और द्रुत झरों कविताएं हैं, ये पंत के कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? आपसे ये पूछा है तो युगांत से ली गई है। ठीक है दोस्तों, प्रार्थना कविता के रचयिता कौन है? तो आप सभी जानते हो कि प्रार्थना कविता है, इसके रचयिता है पंत जी। क्योंकि पंत जी की बात हो रही है तो आप सीधा सीधा बोल दो कि पंत जी, लेकिन जब मैं सबके साथ इनके क्वेश्चन मिला के दूंगी तब देखते हो आप कितने सही करोगे। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ? तो आप सभी जानते हो कि इनका जन्म हुआ उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। दोस्तों ये पंक्ति किसने कही है आपको ये बताना है, तो ये पंक्ति मैं आपको लिखवा भी चुकी हूँ, तो ये कही है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। ठीक है दोस्तों, पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि इन चारों रचनाओं में से कौन सी रचना है जो प्रगतिवादी नहीं है। तो आपको अभी अभी मैं पढ़ा चुकी हूँ, तीसरा या चौथा ही क्वेश्चन रहा होगा, उसमें मैंने आपको बताया कि युगांत, युगवाणी और ग्राम्या ये तीनों जो है ये प्रगतिवादी रचनाएं इनकी है। तो बची कौन सी? पल्लव। तो पल्लव नहीं है, और पल्लव आप जानते हो कि ये इनकी छायावाद की रचना है। ठीक है, ये प्रगतिवादी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम हो गया इतना। अकेली सुंदरता कल्याणी, सकल ऐश्वर्या का संध्यान, देवी माँ सहचरी प्राण, चर्चित पंक्तियों के प्रयोक्ता कौन है? दोस्तों आपको ऊपर की दो पंक्ति भले ही समझ में नहीं आई, लेकिन आपको ये आ गई क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको यही लिखवाया था। आपको इतना मालूम है कि देवी माँ सहचरी प्राण ये पंक्ति पंत जी ने कही है, मैडम ने हमको लिखवाई थी। तो इतना पता होने से आप तो उत्तर तक तो पहुँच गए हो ना दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा उत्तर सही हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र को मैनिफेस्टो बोलते हैं, तो कौन सी रचना के लिए कहा गया है? तो बता दीजिए जल्दी से कौन सी रचना को कहा गया है? तो दोस्तों पल्लव को कहा गया है। पल्लव रचना की जो भूमिका है ना उसको छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम हो गया। और आपसे एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो अच्छे से देखा है तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से इसका उत्तर मुझे बता दोगे। तो आपको बताना है कि छायावाद के अंत का मैनिफेस्टो कौन सी रचना को कहा जाता है। ठीक है, और ये है क्वेश्चन घुमाने वाला कि मैं देखूंगी आपने कितने ध्यान से वीडियो को देखा है। ठीक है, आप जरूर बताना इसका उत्तर कि छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कौन सी रचना को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जरूर बताना आप। चलो इसको देख लेते हैं, नीचे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है। सुमिलित करना है दोस्तों, क्या सुमिलित करना है? कविताएं सुमिलित करनी है काव्य संग्रह के साथ। ठीक है, तो आपको मालूम होगा कि कौन सी कविता कौन से काव्य संग्रह में, तभी तो सम्मिलित कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी ये सभी सम्मिलित करके दी हुई है। ठीक है, इसीलिए मैंने नीचे कूट नहीं लिखा, क्योंकि उसको लिखती तो ऐसी मेरी जगह खराब होती। मेरे पास वैसे कॉपी पेन नहीं है, सब खत्म हो चुके, जैसे तैसे काम चला रही हूँ, नीचे दुकान भी नहीं खुलती है। तो देखिए दोस्तों, बे आँखें ग्राम्य में है काव्य संग्रह में, ताज कविता है ये युगांत में है, बापू है ये युगवाणी में है, और परिवर्तन है ये पल्लव में है। और ये ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखी है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है सुमित्रा नंदन पंत की जो रचनाएं हैं इनको सही क्रम से लगाना है। तो आपको इनका क्रम तब पता होगा जब आपको इनका प्रकाशन वर्ष पता होगा। तो यहाँ पे 4 रचनाओं की बात की गई है। पहली रचना है ग्राम्य। ठीक है दोस्तों, दूसरी रचना कौन सी है? स्वर्णधूलि है। तीसरी रचना है अतिमा, और चौथी रचना है कौन सी? कला और बूढ़ा चांद। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप सभी को मालूम है कि जो ग्राम्य है ये कब लिखी गई? 1940 में। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन मैं लिख देती हूँ। देखिए 1940 में लिखी गई पहली वाली। ठीक है, उसके बाद दूसरी रचना कौन सी है? स्वर्णधूलि। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि स्वर्णधूलि है ये 1947 में लिखी गई। कब? 1947 में। ठीक है, और तीसरी रचना है कौन सी? अतिमा। तो दोस्तों अतिमा का आपको प्रकाशन वर्ष पता होगा, तभी आप इसको सही से कर पाओगे। तो ये है 1955। ठीक है दोस्तों, क्या है? 1955। और आखिर में है कला और बूढ़ा चांद। तो ये आपको सभी को मालूम है कि 1959, और इसके लिए मिल रखा है साहित्य अकादमी पुरस्कार पंत जी को। अब देखिए आप
प्रकाशन वर्ष मालूम हो गए आपको, रचना का भले ही नाम आपको पहले ही देख लिया आपने, तो सब घुमा फिरा के दे रखा है इसमें चारों ऑप्शन में। तो देखिए 1940 सबसे पहले आएगा, ठीक है, उसके बाद 1947, उसके बाद 1955, उसके बाद आएगा 1959। तो ये वाला क्रम मैंने पहला ऑप्शन उठाया तो इसी में उत्तर मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको ऐसे ही मिल जाएगा, आपको इनका प्रकाशन वर्ष याद होगा तो आप कोई से भी ऑप्शन में हो आप ठीक कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। छायावाद के विष्णु कौन कहलाते हैं, ये तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, ये तो मैं बताऊं चाहे न बताऊं एक ही बात है, लेकिन बता देती हूँ। पंत जी को कहा जाता है। और दोस्तों देखिए, प्रसाद जी को क्या कहा जाता है छायावाद का, ब्रह्मा कहा जाता है। निराला जी को क्या कहा जाता है, महेश। और नगेंद्र को तो कुछ नहीं कहा जाता। महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है छायावाद की दुर्गा या शक्ति, ठीक है। तो आपको ये भी मालूम हो गया यहाँ पे, वैसे पहले से ही मालूम था आपको क्योंकि मैं तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। आधुनिक काल का वर्ड्सवर्थ किसे कहा गया है दोस्तों, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है। आधुनिक काल का वर्ड्सवर्थ किसे कहा गया है, सुमित्रानंदन पंत जी को, ठीक है। नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है दोस्तों, नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार अगर देखोगे तो छायावाद का जो प्रवर्तक है वो पंत जी को माना गया है, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के प्रिय छायावादी कवि कौन से, दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के प्रिय छायावादी कवि, ठीक है, हिंदी के कवि नहीं छायावादी कवि, तो इनके हैं कौन, सुमित्रानंदन पंत जी, ठीक है, मैं बता चुकी हूँ आपको पहले ही। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली। देखिए दोस्तों, आप इतना पढ़ोगे ना वहीं पे आपको उत्तर का मालूम हो जाएगा कि कविता रचने की जो प्रेरणा प्रकृति से मिली, मतलब प्रकृति के बारे में सबसे शानदार अगर लिखा है तो सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा है। तो यहाँ पे आपको इसका उत्तर मिल जाएगा जिसका श्रेय इनकी जन्मभूमि को जाता है, ठीक है। किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद, अंतश्चेतनावाद और नव मानवतावाद के रूप में हुआ है। देखिए दोस्तों, चारों चरण आ गए ना यहाँ पे। देखिए, पहला चरण छायावाद, दूसरा प्रगतिवाद, तीसरा अंतश्चेतनावाद और चौथा है नव मानवतावाद। आ गए ना चारों चरण। तो आपको पता है कि ये चारों चरण किसकी रचनाओं में है, मतलब किसके उसमें है रचनाओं से संबंधित, तो पंत जी के से। तो आपने कर दिया बिल्कुल सही। आपको मालूम ही नहीं होता तो आप सोचते ये क्या पूछ रहे हैं, छायावाद भी दे दिया, प्रगतिवाद भी दे दिया और ये दो पता नहीं क्या दे दिया अलग ही। अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो आप ऐसे ही रिएक्ट करते जैसे मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कितने सरल सरल क्वेश्चन है, क्योंकि आपने पहले वीडियो देख लिया है। अगर नहीं देखते डायरेक्ट मैं इन क्वेश्चन को करवाती ना तो आप बोर हो जाते, वीडियो बीच में बंद करके और रख देते। देखिए लास्ट वाला, देखिए दोस्तों, कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि सुमित्रानंदन पंत जी है, इन्होंने आकाशवाणी में काम किया था, ठीक है। पंत जी की किस काव्य कृति में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है। कौन सी कृति है इनकी जिसमें भाषा, अलंकार, छंद और शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका लिखी गई है, तो दोस्तों पल्लव में, ठीक है। परिवर्तन कविता का मूल स्वर क्या है दोस्तों, इनकी जो परिवर्तन कविता है इसका मूल स्वर क्या है बताइए। क्षणवाद है, प्रकृति चित्रण है, जीवन की नश्वरता है, सब कुछ परिवर्तनशील है, बताइए दोस्तों क्या है। तो दोस्तों आप इसमें प्रकृति चित्रण मत कर देना, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ पर अड़े रहे, ये इन्होंने चार, देखिए चार उनमें इनको बांटा है ना मैंने, छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी और नव मानवतावादी। तो यहाँ पे जो बात कही है ना परिवर्तन कविता में, वो कही है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, ठीक है। इस चीज़ पर इन्होंने जोर दिया है और मूल स्वर जो रहा है इस कविता का ये रहा है कि सब कुछ परिवर्तनशील है, मतलब सब कुछ बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कहते हो कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ संभव है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। स्वर्ण काव्य की रचना हिंदी के किस कवि ने की, तो दोस्तों सुमित्रानंदन पंत जी ने की। और इस वीडियो में मैंने 45 क्वेश्चन ही रखे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं इतने ही बना पाई। डबल में रखती तो उससे कोई मतलब नहीं है, इतने ही क्वेश्चन मैं बना पाई। और ये भी ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से बन गए, बहुत आपको लगता होगा वीडियो में आते हैं तो कि बहुत आसानी से आ गए हैं, लेकिन इनको कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है वो आपको नहीं मालूम, वो मुझे मालूम है। मेरी उंगली पिचक गई है लिख लिख के, और उंगली पिचकना ही नहीं, सिर में भी दर्द रहता है क्योंकि नींद पूरी नहीं होती। क्वेश्चंस लिखना, रिकॉर्ड करना, बीच में कहीं कहीं रुक जाती हूँ, उसको एडिट करना, फिर अपलोड करना, पर मैं करती हूँ क्योंकि मुझे आपकी मदद करनी है। दोस्तों मेरा जो मकसद है ना वो ये है कि आपकी मदद हो, और उसी उद्देश्य से मैं इस वीडियो को पहुंचाती हूँ आप तक। उसके बाद कार्य आपका रहता है कि आप देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते, पसंद करते हो, ना पसंद करते हो, कुछ भी करते हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा कार्य यहाँ पे हो गया ख़त्म। उसके बाद आपका कार्य हो गया शुरू। तो देखते हैं कि कौन किसके कार्य को अच्छे से करता है, ठीक है। मैं तो अपने, देखिए मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ, हालांकि ये कहते हैं कि संतुष्ट नहीं होना चाहिए,
हमेशा कुछ अच्छा करते रहना चाहिए। लेकिन मैं इतना भी बुरा नहीं कर रही हूँ, मैं ठीक कर रही हूँ। इसलिए मैं अपने जो कर रही हूँ उससे संतुष्ट हूँ कि मेरे द्वारा अगर किसी की भी मदद होगी ना तो मुझे दिल से खुशी होगी और बहुत ज़्यादा खुशी होगी। क्योंकि जिसको वास्तव में ज़रूरत है ना वो ढूंढते ढूंढते आएगा, वो देखेगा भी और वो उससे मदद लेगा और उसके बाद वो अपने लक्ष्य को भी पूरा करेगा। क्योंकि दोस्तों जैसे आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो ना, मैंने भी किया था और अभी भी मैं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रुक गई हूँ, टीचर बन गई तो बस मैं यथावत वहीं पे ठहर गई हूँ, नहीं। ठहरना मेरी आदत नहीं है बिल्कुल भी। मैं प्रयासरत हूँ अपने आगे के लक्ष्यों के लिए। तो मैं लगी हुई हूँ अपने काम में, जो मुझे टारगेट मैंने बना रखा है उसे मुझे अचीव करना है, मतलब उसके लिए मेहनत करनी है। और देखिए दोस्तों, नहीं हो पाता अचीव तो हो सकता है मेहनत में कहीं कमी रही हो या कोई भी चीज़ रही हो, लेकिन मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है, सबसे पहले मेहनत है, ठीक है। ओके दोस्तों, चलो बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।